नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों पंडित नेहरू जी ने भारत की परमानेंट सीट के लिए मना करा था, वो भी यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में। क्या कारण थे? देखो, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और वेन एवर दिस टॉपिक कम्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का ओपिनियन जो है वो हमेशा दो भागों में डिवाइड होता दिखाई देता है हमेशा। एक वो ग्रुप जो उनको सपोर्ट करता है, उनके अनुसार उनका बहुत ही स्मार्ट मूव था उस टाइम के अकॉर्डिंग, और दूसरा ग्रुप जो हमेशा उनको क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में द हिंदू में एक आर्टिकल आया था उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी का। तो उनमें आर्टिकल में उन्होंने ये कहा था कि पंडित नेहरू जी वॉज एन ओरिजिनल सिनर। ये वाक्य उन्होंने पंडित नेहरू जी के लिए इस्तेमाल करा था। अब ऐसा क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम पंडित नेहरू सपोर्टेड चाइना ओवर इंडिया फॉर द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये बात मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से ही कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही लगता है मैक्सिमम लोगों को। लेकिन किसी भी डिसीजन पर आने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज की बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क करिए उसके बारे में और उसके बाद किसी डिसीजन पे आइए कि क्या सही किया था, क्या गलत किया था, या उस टाइम पे क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण कि उनको जो है वो इस ऑफर को रिजेक्ट करना पड़ा था। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और मैं जो भी आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल रिसर्च और ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं। जैसे कि द हिंदू के आर्टिकल हैं कुछ, और बाकी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल हैं, और बिल्सन सेंटर जो कि एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड और रेप्यूटेटेड एक पब्लिकेशन है, वहां से मैंने जो है वो फैक्ट्स को उठाया गया है। तो वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखते रहेंगे। आप उन वीडियो को पॉज करके उनको पढ़ सकते हो, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो, और जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो के थ्रू ना ही तो मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। इट्स जस्ट माई ओपिनियन कि क्या क्या कारण थे, क्या किया जा सकता था, या अपने उस एक्सपीरियंस से हमें फ्यूचर के लिए क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कहानी स्टार्ट होती है 1950 में। 1950 में यूएसए का एक ऑफर आता है भारत के लिए, और वो ऑफर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से चाइना को रिप्लेस करके इंडिया को उसकी जगह पे फिट करना। ये ऑफर का पता पंडित नेहरू जी को किसके द्वारा पता चलता है? वो पता चलता है जो भारत की एम्बेसडर थी वाशिंगटन के लिए, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित जी। उनके द्वारा ये पता चलता है, जो कि पंडित नेहरू जी की बहन भी थी। शी वॉज द सिस्टर ऑफ पंडित नेहरू जी, राइट। शी रोट अ लेटर टू पंडित नेहरू, और पंडित नेहरू जी लेटर ऑन उसका जवाब भी देते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि उसमें उन्होंने क्या लिखा था। अब इसी टाइमलाइन के आसपास एक युद्ध चल रहा होता है कोरियन पेनिनसुला के लिए। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कोरियन पेनिनसुला के लिए। अब युद्ध किसके बीच था? ये युद्ध था, एक तरफ थे यूएसए और उनके साथ थे एलाइड फोर्सेस, और दूसरी तरफ थे नॉर्थ कोरियन फोर्सेस। और नॉर्थ कोरियन फोर्सेस वर सपोर्टेड मेनली बाय चाइना एंड सोवियत यूनियन। तो देखो, एक चीज पता चल रही है उस टाइम पे कि नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट किसने करा? चाइना ने, और साथ में सोवियत यूनियन ने। तो कहीं ना कहीं चाइना और सोवियत यूनियन भी आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोज अलाई थे। होता क्या है कि उस युद्ध के दौरान यूएसए और चाइना के बीच बहुत ही बड़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, राइट। कारण क्या था? यूएसए की पॉलिसी आप सभी जानते हो, शुरू से एक पॉलिसी रही है यूएसए की कि हमेशा डिवाइड करो और रूल करो। ठीक है, देखो ब्रिटिशर्स भी जब इंडिया में आए थे उन्होंने भी सेम पॉलिसी को अपनाया था, डिवाइड एंड रूल, एंड यू नो दैट वेरी वेल कि क्या थी वो। ठीक है, सेम पॉलिसी यूएसए क्रिएट करता है। अब यूएसए देखो कहीं क्या करता है कि किसी भी रीजन में अगर कोई एक पावर जो है वो वहां पे अगर क्रिएट हो रही है, जैसे एशियन रीजन में चाइना एक सुपर पावर की तरह एमर्ज कर रहा था, तो यूएसए ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो यूएसए क्या चाहता था कि एशिया की जो बिगेस्ट कंट्रीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज हैं, उनके बीच क्या करा जाए? एक दरार डाली जाए। तो यही उनकी सबसे बड़ी चाल थी। ये जो उनको ऑफर था 1950 का, जो इंडिया के लिए ऑफर था, उस युद्ध में यूएसए चाइना के खिलाफ था। तो वो चाहता था कि चाइना को वहां से निकाला जाए और उसकी जगह किसी एशियन कंट्री को ही उसमें फिट करा जाए, ताकि एशियन रीजन में एक हलचल जो है वो क्रिएट हो जाए। लेटर ऑन जब नेहरू जी को ये लेटर मिलता है, जो कि विजय लक्ष्मी पंडित जी के द्वारा लिखा गया था उनके लिए, जिस लेटर में उन्होंने ये बात एक्सप्लेन करी थी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे यूएसए में ये बात चल रही है कि इंडिया को जो है वो चाइना की जगह जो फिट करा जाएगा, यहाँ पे परमानेंट सीट दी जाएगी सिक्योरिटी काउंसिल में।
तो पंडित नेहरू जी उसका एक हफ्ते के बाद एक लेटर लिखते हैं और वापस एक अपना जवाब लिखते हैं उनके लिए, तो जिसमें बेसिकली उन्होंने जो भी बातें लिखी थी वो आपको सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हो। तो आपको बीच की बातें बताता हूँ। अब देखो, सुनने में बहुत ही सिंपल लगेगा कि इतना बड़ा ऑफर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो भी परमानेंट सीट के लिए, और नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया एकदम से। अब ऑब्वियसली बात है, हमें तो इतना इजी लगेगा कि कितना इजी था डिसीजन लेना, कह देते कि हाँ भाई हम तैयार हैं, राइट। लेकिन इतना इजी नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे नेहरू जी के सामने उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1947 में हाल ही में भारत जो था वो आजाद हुआ था। तो वो नहीं चाहते थे कि इतने कम समय में हम अपनी ही किसी नेबर के साथ पंगा मोल ले, वो भी यूएसए के लिए, एक दूर दराज की कंट्री के लिए। ठीक है, तो कुछ कारण थे, मैं वन बाय वन आपके सामने उनको रखूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो कारण क्या थे? सबसे बड़ा जो कारण था वो था सिक्योरिटी इश्यूज का, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब आपको ये चीज पता है कि जो यूएसए का जो ऑफर था, बेसिकली उस ऑफर में था क्या, वो काइंड ऑफ एक ऑफर कम और एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिंग वाला मैटर ज्यादा था। अब यूएसए क्या दिखाना चाहता था इंडिया को ये ऑफर देके, और अगर यदि इंडिया इस चीज को जो है एक्सेप्ट करता है इस ऑफर को, ये वो दिखाना चाहता था चाइना और सोवियत यूनियन को कि दैट इंडिया इज आवर अलाई। ठीक है, यानी कि उसका दूसरा मीनिंग क्या है कि इंडिया इज स्टैंडिंग अगेंस्ट इट्स ओन नेबर्स। तो काइंड ऑफ क्या हुआ कि दो सुपर जो इमर्जिंग पावर्स थी आने वाले फ्यूचर में, दोनों के बीच उन्होंने क्या कर दिया, एक फॉल्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो पंडित नेहरू जी को कहीं ना कहीं ये चाल बहुत अच्छे से पता थी, दैट्स व्हाई उन्होंने इस बात को रिजेक्ट करा कि हम जो है वो अपने नेबर के खिलाफ नहीं जाएंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अच्छा मूव भी था। दूसरी बात, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद द नेबर्स। अब आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है कि अपने नेबर्स को अपने साथ जोड़ो पहले, फिर हम बाद की बात करेंगे। तो ये उस समय पंडित नेहरू जी ने भी सोचा। ठीक है, के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो था कि पंडित नेहरू उस टाइम पे नहीं चाहते थे कि इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी को रिस्क पे डाला जाए किसी भी फैक्टर पे, क्योंकि चाइना से पंगा उस टाइम पे हम नहीं ले सकते थे। चाइना हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एडवांस था हर चीज में। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उस समय उनका सबसे क्लोज अलाई जो था वो सोवियत यूनियन था, और सोवियत यूनियन तो आप सभी जानते हो कितना पावरफुल था अपने उस टाइम पे। तो इंडिया नहीं चाहता था कि वो चाइना से दुश्मनी ले और इनडायरेक्टली वो सोवियत यूनियन का भी क्या बन जाए, एक एनिमी बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर उनके दिमाग में थे, इसलिए उन्होंने उस चीज को क्या करा, रिजेक्ट करा। ठीक है, पहले जो मैंने आपको एक चीज बताई कि पंडित नेहरू जी ने एक लेटर लिखा था वापस, तो उस लेटर में जो एंडिंग थी उसकी, वो उन्होंने बहुत ही एक, जो मैं कह सकता हूं कि उनके पूरा जो थिंकिंग थी या उसमें उन्होंने क्या सोचा, उसका एक निचोड़ था। तो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, वो आपकी स्क्रीन पे भी आएगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा था, आई एम रीडिंग दिस फॉर यू, दैट इंडिया बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स is certainly entitled to permanent seat in the Security Council, but we are not going in at the cost of China. तो लास्ट वाली जो लाइन है इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस देके सोचिएगा, एट द कोस्ट ऑफ चाइना, यानी कि नेहरू जी का क्लियर मैसेज क्या था कि आप पहले चाइना को जो है वो प्रिविलेज दो, इस बात का उनको पहले प्रायोरिटी दो, उसके बाद हमारे बारे में सोचो। तो ये कहीं ना कहीं उनका पूरा मैसेज था, और ये सोचने के कारण क्या थे वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए। काइंड ऑफ एक हेजिटेशन थी, एक डर भी था उस टाइम पे, तो वो एक हिडन पॉइंट है इस सारी कॉन्वर्सेशन का। अब मैं आपको इस बात को एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। अब 1971 में क्या होता है, 1971 में आपको पता है भारत बांग्लादेश को लिबरेट करवाता है, यानी कि आजाद करवाता है। ठीक है, आपको पता है बांग्लादेश लिबरेशन का वो जो था वो युद्ध चल रहा था, यानी कि जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता था। तो भारत ने क्या करा था, तब पाकिस्तान को हराया था 1971 की बैटल में। लेकिन आपको एक बात याद होगी कि 1971 की बैटल में पाकिस्तान का साथ किसने दिया था, वो दिया था यूएसए ने। यूएसए ने बहुत सपोर्ट करा था पाकिस्तान को, और उस क्रूशियल टाइम पे इंडिया का साथ कौन खड़ा था, वो था सोवियत यूनियन, यानी कि यूएसएसआर। अब इस बात को जोड़ने की कोशिश करो, सोचो अगर 1950 में इंडिया जो था वो यूएसए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता और चाइना के खिलाफ चला जाता, तो उस टाइम पे चाइना का मेन फ्रेंड कौन था, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। तो क्या आपको लगता है कि उस चीज के बाद, उस इंसिडेंट के बाद यूएसएसआर जो है वो भारत का साथ देता 1971 में? तो मुझे तो नहीं लगता कि देता। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो उसी का रिजल्ट था जो तब उन्होंने ट्रस्ट गेन करा था अपने नेबर्स का। लेकिन चलो
खैर इस बात से मैं एग्री उतना ज्यादा नहीं करूंगा चाइना के केस में, बट स्पेशली क्योंकि चाइना ने तो 1962 में अपना सही वो क्या कहते हैं उसको असली चेहरा वो दिखा दिया था जब उन्होंने भारत पे अटैक करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टाइम था जब इंडिया ने उसको रिजेक्ट करा था, उसको बेनिफिट 1971 के जो इंडो पाक वॉर में जो है वो भारत को उसका फायदा मिला था जब यूएसएसआर ने उनकी सहायता करी थी। अब आज भी देखो, आज हमारे मॉस्को के साथ चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, कितने ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, कितने अच्छे टाइप्स हैं हमारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्लांट को ग्रो करना है तो आपको उसकी जड़ें जो है वो मजबूत करनी पड़ेंगी। तो वो जो टाइम था वो जड़ें स्ट्रॉन्ग करने का था, तभी जाके उसका रिजल्ट आज हम देख पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सिचुएशन को इतना अर्ली जो है वो जज नहीं करना चाहिए। तो ये तो कहानी थी 1950 की, राइट। अब बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि भारत को 1950 के बाद भी एक बहुत अच्छा ऑफर आया था, वो भी परमानेंट सीट के लिए। अब यहां पे थोड़ा सा सिस्टम जो है वो चेंज होता है। 1995 में यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकोलाई बुल्गानिन ने भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर जो है वो किया। वो ऑफर क्या था? वो ऑफर ये था कि ना ही तो चाइना को रिप्लेस किया जाएगा और ना ही आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट होगी। यानी कि भारत को 6th परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का। अब यहां पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है, लेकिन पंडित नेहरू जी ने फिर से उसको रिजेक्ट करा। उन्होंने निकोलाई बुल्गानिन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बात का जिक्र करा, वो था यूएन चार्टर का। अब ये यूएन चार्टर क्या है? सो अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, यूएन चार्टर क्या था? यूएन चार्टर काइंड ऑफ ये समझ लो कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो काम करता है। यानी कि जब तक आप यूएन चार्टर में चेंजेस नहीं करोगे, उसमें क्या अमेंडमेंट्स नहीं लेके आओगे, तो आप यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी चेंजेस या उसमें कोई भी एडिशन नहीं कर सकते हो। तो पंडित नेहरू जी का मानना यह था कि आप प्रायोरिटी किसको दो? चाइना को दो। अभी भी प्रायोरिटी किसको दो? चाइना को दो। पहले आप वो मैटर सॉल्व करो और उसके बाद अगर आपको हमें भी इसमें एड ऑन करना है तो आप यूएन चार्टर में अमेंडमेंट्स लेके आओ, ठीक है, क्योंकि तभी हम मानेंगे कि आपका ऑफर जो है वो सही है या वैलिड ऑफर है आपका। तो यही सब एक्सप्लेनेशन के साथ पंडित नेहरू जी ने फिर से उसको डिनाई करा था। सो अब आपका क्या मानना है इस बारे में? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि 1955 का ऑफर जो था वो कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट कर सकते थे अगर हम चाहते थे, उसके बारे में प्रॉपर थोरली काम करके, उसके बारे में विचार करके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1950 का तो टाइम बहुत क्रूशियल था, लेकिन 1955 में जब आपके पड़ोसी ही आपको इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं, पहले तो चलो मान लिए कि यूएसए ऑफर दे रहा था जिसमें कुछ ना कुछ उनकी चाल थी, लेकिन 55 का ऑफर तो भाई सोवियत यूनियन के द्वारा दिया गया। उसमें उन्होंने मैटर को भी सॉल्व कर दिया जो पहले डर था इनके दिमाग में, तो उस तब मना क्यों करा गया फिर? तो सवाल यहां पे उठते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिसाइज करा जाता है इस बात के लिए उनको, लेकिन फिर भी मैं आपको कहानी और आगे के बताता हूं। अब होता क्या है कि 1955 में लोकसभा में स्पीच के दौरान पंडित नेहरू जी एक बात कहते हैं कि देयर वाज नो एनी सच ऑफर, वी इट फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, ऑफर कोई हुआ ही नहीं, उनको किया ही नहीं गया ऑफर उनको कोई भी ऐसा। वो इस बात को किस बेसिस पे कहते हैं? उनके अनुसार कहते हैं कि जब तक यूएन चार्टर में अमेंडमेंट नहीं करी जाएगी आप कोई भी एडिशन उसमें नहीं कर सकते हो यूएनएससी में। तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारे लिए एक वैलिड ऑफर था? तो इस कुछ बातें उन्होंने कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरा ऑफर था उसके ऊपर विचार जो था वो किया जा सकता था। अब मान के चलिए अगर उस टाइम पे हम ऑफर एक्सेप्ट करते और कहीं ना कहीं हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पे होते, तो सोचिए आज भारत की पावर और ज्यादा होती। काफी सारे मुद्दों पे हमें एज मिलता, जैसे कि कश्मीर का इशू, जहां पे जाके हमें हमेशा एक बैकलैश देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे हम बहुत ही स्मूथली चीजों को जो है वो रख सकते थे, क्योंकि एक एडिशनल पावर आती है आपके पास। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि दैट प्रेजेंट डे में बात करूं तो भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है या प्लेस है वर्ल्ड में। भारत की एक अपनी संप्रभुता है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, ऐसी पावर हमारे पास एडिशन में होती, तो मुझे ऐसा लगता है हम और भी बहुत सारी चीजें जो थी बहुत स्मूथली जो है वो कर सकते थे आज। अब बात करी जाए लेटर ऑन, जब भारत के लिए इन चीजों की एग्रीमेंट देने की बात करी गई थी,
तो आपको ये बात मालूम होगी कि जो P5 नेशंस हैं, यानी कि परमानेंट जो 5 हैं, जिसमें चाइना है, फ्रांस है, यूएसए है, यूके है, रशिया है, तो 4 मेंबर्स ने अपनी सहमति दी भारत के लिए कि यस, कि एशिया में अब भारत ही एक ऐसी कंट्री है, ये पूरे विश्व में भारत एक ऐसी कंट्री है जिसको कि अब परमानेंट सीट जो है वो दी जानी चाहिए। लेकिन अब उस टाइम पे मना कौन करता है? चाइना, जिसको कि पंडित नेहरू जी ने 2 बार सपोर्ट करा, वो भी पूरी शिद्दत से सपोर्ट करा कि चाइना को प्रायोरिटी दी जाए, अदरवाइज हम जो है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सोचिए कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट करके उस टाइम पे क्या आज हमें बेनिफिट है उसका? या सेकंड ऑफर को हम एक्सेप्ट कर लेते और आज हम किसी अच्छी जगह पे होते वहां पे, तो आज हमें इन सब चीजों की जरूरत ना पड़ती। तो बाकी विचार आप सभी का खुद का है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो, कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज आप चैनल की सपोर्ट के लिए इसको लाइक कर सकते हो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो विद दैट सेड, आई एम टेकिंग लीव। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।